कल पढ़ रहे थे अर्धचालकों के अनुप्रयोग, उपयोग, महत्व, ये सब चीजें एक ही है। अनुप्रयोग बोलो, महत्व बोलो, उपयोग बोलो, कुछ भी आए एग्जाम में, सब में एक ही बात। एक अनुप्रयोग आपको मैं लिखा चुका था, दूसरा हम लिख रहे थे, फिर मैंने आपको फोटो भेजा था, आपसे कहा था ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट करने, आपने नोट कर लिए होंगे, उनको मैं समझा देता हूं पहले तो आप लोगों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला तो लिखा था हमने, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों को संयुक्त करके एनपी संधि का निर्माण किया जाता है। और एन भी अर्धचालक होता है, पी प्रकार के भी अर्धचालक होते हैं, दोनों को संयुक्त किया जाता है और एनपी संधि बनाई जाती है। और एनपी संधि बना करके उसका प्रयोग किसमें करते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तित करने में करते हैं, यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने में इस संधि का उपयोग किया जाता है। एक अनुप्रयोग हो गया। दूसरा था, इसके बाद जो एन व पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, इनके विभिन्न संयोजनों का उपयोग किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अवयव। और इलेक्ट्रॉनिक अवयव कौन होते हैं? जैसे डायोड। तो जो डायोड होते हैं वो भी किनके द्वारा बनाए जाते हैं? एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन के द्वारा, यानी एन की संधि के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है। तीसरा है उदाहरण ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप देखा तो अपने अपने खेतों में देख लेना, ट्रांजिस्टर मिल जाएगा आप लोगों को, घरों में भी मिल सकता है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसका निर्माण जो किया जाता है वो एक प्रकार के अर्धचालक को दो प्रकार के अर्धचालकों के मध्य रखा जाता है। किस प्रकार से? जैसे सैंडविच बनता है। सैंडविच कैसे बनता है भाई? सैंडविच बनता है इस प्रकार का त्रिभुजाकार सैंडविच होता है। एक जैसे ये तो हो गया आपका ब्रेड, इसके बीच में मसाला भर देते हैं हम, फिर ऊपर से एक और ब्रेड लगा देते हैं। इस प्रकार से 3 परतें आ गई। तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं वे भी ऐसे ही बनाए जाते हैं जैसे एन पी एन, यानी ये तो ब्रेड और ये मसाला। तो एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, यानी दो समान प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक अलग प्रकार का अर्धचालक, उनके बीच में सैंडविच की तरह दबाया जाता है और फिर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से एक तो एनपीएन बनता है और एक पीएनपी प्रकार का ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जा सकता है। समझ में आ गई क्या बात? और इनका उपयोग किसमें करते हैं? इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग रेडियो संकेत का मतलब श्रव्य, एक प्रकार का श्रव्य होता है, रेडियो सुनाने का काम करता है ना, तो श्रव्य है एक प्रकार श्रव्य संकेत जो सुनने में काम आते हैं। तो रेडियो संकेतों को पहचानने में इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई क्या बात? तो ट्रांजिस्टर का उदाहरण और उसका उपयोग क्या है? श्रव्य संकेतों को या रेडियो संकेतों को पहचानने में ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। चौथा लिखाया गया है, सौर सेल एक दक्ष फोटोडायोड है। सौर सेल यानी जिसको ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो क्या है? एक दक्ष का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का फोटोडायोड है। फोटो का मतलब प्रकाश की उपस्थिति। तो फोटोडायोड है जिसका उपयोग किसमें करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। अपने छपड़ा में भी 2-3 जगह पर ये सोलर लगे हुए हैं, सोलर सेट, तो उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। जब सूर्य बहुत अच्छी मात्रा में निकलता है तब बैटरी बहुत अच्छे से चार्ज हो जाती है और लंबे समय तक विद्युत ऊर्जा का परिवहन होता है। लेकिन जब लंबे समय तक सूरज नहीं निकलता है तो बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाती, अर्थात सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में अच्छे से परिवर्तित नहीं हो पाती। तो यहाँ पर भी इन अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? डायोड। और डायोड का मतलब अभी सेकंड पॉइंट में देखा था,
ये डायोड ही होते हैं जो सब अर्धचालकों द्वारा निर्मित होते हैं। क्लियर है बिंदु भी? बोलो भाई, ये समस्त बिंदु क्लियर है क्या जो अभी बताया मैंने? याद रह जाएंगे? बोलो, कौन सा वाला रिपीट करूं? नंबर बोलो, कौन सा वाला? 4 बताया अभी तक मैंने, 1 2 3 4। बताओ कौन सा बताओ? तीसरा। तीसरा था ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो सैंडविच की भांति होता है। दिखने में कैसा होता है? सैंडविच की तरह। सैंडविच कैसे बनता है? एक ब्रेड, मसाला, फिर ब्रेड, इस तरह से सैंडविच बनाया जाता है, हम जानते हैं। तो इस तरह से वो दबे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर भी इसी तरह से बनाया जाता है। जैसे एन प्रकार का अर्धचालक, फिर पी प्रकार का अर्धचालक, और उसके ऊपर फिर एन प्रकार का अर्धचालक, या फिर एक पी प्रकार का अर्धचालक, फिर एन प्रकार का अर्धचालक, उसके ऊपर फिर पी प्रकार का। इस प्रकार से सैंडविच की तरह दबाकर ट्रांजिस्टरों का निर्माण किया जाता है, जिनका उपयोग किसमें करते हैं भाई? रेडियो संकेतों को पहचानने में या श्रव्य संकेतों को पहचानने में किया जाता है। क्लियर है क्या? बोलो। ठीक, 5वां पॉइंट देखेंगे जो लिख रखा है आपने कॉपी में। जर्मेनियम और सिलिकॉन वर्ग 14 के तत्व हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके तत्व हैं भाई? वर्ग 14 के होते हैं भाई, हम जानते हैं कार्बन फैमिली वर्ग 14 में आती। ये 4 संयोजकता होने के कारण अब इन सबकी संयोजकता कितनी होती है? 4 ही होती है, ये भी हम जानते हैं। और हम जानते हैं जिस तत्व की संयोजकता जितनी होती है वह उतने ही अधिक बंध बना सकता, उतने ही बंध बना सकता है। जिसकी संयोजकता 2 होगी वो 2 बंध बनाएगा, 4 होगी वो 4 बंध बनाएगा। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन 4 संयोजकता लग रहे हैं, तो ये 4 बंध का निर्माण करेंगे और 4 बंध बनाएंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा तत्वों को जोड़ पाते हैं और अच्छा वर्ग कर पाते हैं। जैसे हीरा हो गया, हीरा जो होता है कार्बन से बनता है। किससे बनता है? कार्बन से बनता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का 4 बंध बनाने वाला उदाहरण है। तो यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहाँ पर 4 बंध बनाने के कारण प्रबलता पाई जाती है इनके, और हीरा क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है बहुत ज्यादा, जो आसानी से नहीं कटता। ठीक, तो एक विशेषता ये है कि इनकी संयोजकता 4 होने के कारण ये 4 तक बंध बना सकते हैं, यानी अधिकतम है भाई। आप जानते हैं सर्वाधिक बंध 4 ही बनते हैं, तो परबंध भी नहीं बनते एक परमाणु। इसके बाद में अगला लिखाया गया था आपको वर्ग 13 व 15 या वर्ग 12 व 16। वर्ग 13-15 की बात करें या 12-16 की बात करें तो इनके मिश्रण से अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए जाते हैं। वर्ग 13 का तत्व और 15 का तत्व मिलाकर एक ठोस पदार्थ बनाया जाता है। 12 और 16 का के तत्व मिलाकर एक ठोस पदार्थ बनाया जाता है, जिनकी औसत संयोजकता जर्मेनियम या सिलिकॉन के समान ही कितनी होती है? 4 होती है। जिनकी औसत संयोजकता बोला गया है, जरूरी नहीं है कि 4 हो ही सही, लगभग 4 होती है। 13 से 15, 13 और 15, 13 में कौन आते हैं इससे उदाहरण अभी आ जाएंगे अपने आगे, और 12 और 16 के भी आ जाएंगे। वर्ग 12 और 16 के भी उदाहरण है, 13 और 15 के भी उदाहरण है। ये बहुत अच्छे अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इनके उदाहरण जैसे गैलियम आर्सेनाइड होता है, उसको मैं अभी लिखवाऊंगा आप लोग। इनके जो ये पॉइंट था ना वर्ग 13, 15 और 12, 16, इनके उदाहरण अभी हम लिखेंगे। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं, 14 में कौन से आते हैं, 15 में कौन से आते हैं, 16 में कौन से आते हैं और 12 में कौन से। ठीक, तो देखना भाई, वर्ग 12 डी ब्लॉक का है, जिंक कैडमियम मरकरी वाला वर्ग है वर्ग। वर्ग 13 ये वाला है बैंगन आलू गाजर इन थैला। वर्ग 14 कहे सीसा जी सुनो प्रभु, ये वाला वर्ग है वर्ग 14।
वर्ग 15 नाना पापा आशा सब बीमार और 16 ओल्ड स्टाइल से को लो भाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ग 13 और 15 में 13 और 15 के तत्वों को मिश्रित किया जाता है। मिश्रित करके कठोर पदार्थ का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में करते हैं। जैसे गैलियम ले लिया और यहाँ आर्सेनिक ले लिया, दोनों को मिलाकर गैलियम आर्सेनाइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गैलियम आर्सेनाइड, जो एक कठोर पदार्थ है जो ताप के प्रति संवेदी होता है। क्या होता है? ये ताप के प्रति संवेदी होता है और इसकी उच्च इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है, उच्च वेलोसिटी होती है, यानी इनकी गतिज ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं, गति करते हैं गैलियम आर्सेनाइड की। तो इस उदाहरण को हम अभी लिखेंगे, वर्ग 13, 15 और वर्ग 12, 16। 14 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि 14वां जो वर्ग है ये खुद अर्धचालक परिवार है, तो हम इसके नियर बाई वालों को ले रहे हैं। क्या? तो 13, 15, फिर एक एक और कम किया, वर्ग 12 और 16। इनके द्वारा भी हम विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण लिखो आप आगे इसी पॉइंट में, छठे पॉइंट में उदाहरण लिखेंगे। वर्ग 13 व 15 के विशिष्ट यौगिक गैलियम आर्सेनाइड, GAAS, अर्धचालक त्वरित प्रतिसंवेदी होते हैं। अर्धचालक त्वरित प्रतिसंवेदी होते हैं। अब देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है त्वरित प्रतिसंवेदी, का मतलब होता है नॉट सेंसिटिव टू हीट। नॉट सेंसिटिव टू हीट दैट मीन्स उष्मा के प्रति संवेदी नहीं होते हैं, यानी उष्मा से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप कितना ही बढ़ जाए, ताप कितना ही कम हो जाए, दीज आर नॉट अफेक्टेड, यानी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही बने रहते हैं, इतने कठोर होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, त्वरित प्रतिसंवेदी का मतलब क्या होता है? नॉट सेंसिटिव टू हीट, मतलब उष्मा के प्रति संवेदी नहीं होते हैं। क्लियर है बात सभी को? और एक बात और लिख देता हूं, इनकी गैलियम आर्सेनाइड उच्च गतिज ऊर्जा, गैलियम आर्सेनाइड के इलेक्ट्रॉनों की उच्च गतिज ऊर्जा होती है। गैलियम आर्सेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? उच्च होती है। वेग कैसा होता है? उच्च होता है। लिख लिया क्या है पॉइंट? बोला भाई, बताओ भाई। लिख लिया है बिंदु? ठीक, ये तो उदाहरण हो गया अपने वर्ग 13 और 15। किसका उदाहरण हुआ? वर्ग 13 और 15 से मिलकर निर्मित कठोर यौगिक कौन है? गैलियम आर्सेनाइड। अब किसका लिखेंगे? एक और उदाहरण, ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण लिखेंगे वर्ग 12 व 16 के, ये वाले वर्ग 12 व 16 के यौगिक जैसे जिंक सल्फाइड,
कैडमियम सल्फाइड, वर्ग 12 और 16 के यौगिक जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनियम, CdAc, कैडमियम सेलेनियम, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, वर्ग 12-16 से निर्मित यौगिक हैं। HgTe लिख लो, एक मरकरी टेलुरियम, HgTe। यौगिकों में बंध पूर्णतया सहसंयोजक नहीं होते हैं। लिखेंगे, इनमें बंध पूर्णतया सहसंयोजक नहीं होते हैं। पूर्णतया सहसंयोजक नहीं होते हैं। इनमें आयनिक गुण भी उपस्थित होते हैं। इनमें आयनिक गुण भी उपस्थित होते हैं और ये आयनिक गुण यौगिक में उपस्थित दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता पर निर्भर करते हैं। लिखिए भाई, इनमें क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंध के अतिरिक्त आयनिक बंध भी पाया जाता है और आयनिक बंध जो पाया जा रहा है उसकी वजह से ये यौगिक क्या हो जाएंगे भाई? कठोर हो जाएंगे क्या? अगर केवल सहसंयोजक बंध होते तो यौगिक कैसा होता? दुर्बल होता। लेकिन हम जानते हैं आयनिक बंध एक प्रबल बंध है, जिसकी जो त्रिज्या होती है वो भी सबसे कम होती है, बंध भी बहुत प्रबल होता है। तो इनमें इसकी वजह से क्या पाई जाती है? कठोरता पाई जाती है, जिसके कारण आयनिक बंध भी आ जाने के कारण। और वो किस पर निर्भर करती है? जो दोनों तत्व हैं, जैसे कौन कौन से हो गए? जैसे जिंक और सल्फाइड। जिंक और सल्फाइड की विद्युत ऋणता पर निर्भर करेंगे। आपको 11th क्लास में प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना सिखाया गया था, आपको भी पता है ये बात। प्रतिशत आयनिक लक्षण विद्युत ऋणता के आधार पर किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ये सब आप 11th की कॉपी में पढ़ेंगे। तो वहां पर भी बताया गया था, वही चीज है आपकी। दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता पर डिपेंड करेगा कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितने होंगे। ठीक है भाई, तो इस बिंदु को लिख लें और ये आपके अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए। हो गया? ये आपका अनुप्रयोग वाला टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हेडिंग डाले भाई। इन 6 बिंदुओं में अगर अभी भी किसको दिक्कत हो तो पूछ लो भाई। जो 6 बिंदु लिखाए हैं अनुप्रयोग में, इन 6 बिंदुओं में किसी को कोई समस्या हो तो बोले। बताएं। तीसरा तक वही ट्रांजिस्टर वाला ही तो है तीसरा। चलो सुनो, ट्रांजिस्टर वाले में क्या करना है हमको? अभी हमने अर्धचालकों के प्रकार पढ़े थे। 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं,
किसमें? अपद्रव्य अर्धचालक में। एक तो पी प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक। इनसे ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? सैंडविच की तरह बनाए जाते हैं। एक पी दूसरा पी, इन दोनों के बीच में किसको दबा दिया जाता है? एन अर्धचालक को दबा दिया। 3 परतें हो गई, पी एन पी या एन पी एन। क्या बन गया? ट्रांजिस्टर। किसमें उपयोग होगा? रेडियो संकेतों को पहचानने में उपयोग। ट्रांजिस्टर में कहां दिक्कत आ रही है? बोलो। ठीक। और 5वें का दूसरा, पांचवा, अच्छा यही था 5वां। 5वें का दूसरा, हाँ 6ठे का जो भी है, यही वाला बताना है क्या? वर्ग 12 और 16। बोलो। अब देखो इसमें क्या किया गया है। हम जानते हैं कि हम डोपिंग करवाते हैं। किसकी डोपिंग करवाते हैं? वर्ग 14 के तत्वों में या तो वर्ग 13 की या 15 की डोपिंग कराते हैं, जिससे पी और एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो हमने क्या किया? उनका मिश्रण ले लिया दोनों का। जब हमने वर्ग 13 और 15 लिया तो भी यहाँ पर एक कठोर प्रकार की पदार्थ बनते हैं जो क्या है? नॉट सेंसिटिव टू हीट, यानी ताप के प्रति संवेदी नहीं है, यानी ताप से उन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि वो ऐसे हैं जो उनकी संरचना, उनकी विद्युत ऋणता के आधार पर वो कठोर हो गए। कठोर कब हो रहे हैं? उनकी कठोरता कब बढ़ रही है? जब वर्ग 13 और 15 के तत्वों को मिलाया जा रहा है। और कब बढ़ रही है? जब वर्ग 12 और 16 के तत्वों को मिलाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर इन यौगिकों को क्या बना रहे हैं? कठोर बना रहे हैं, कठोर से कठोर, ताकि ताप के द्वारा भी उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि उनके इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाए? बढ़ जाए, उनकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बढ़ जाए, उनकी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी बढ़ जाए। इसलिए ये सब काम किया जा रहा है ताकि इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सके और जो ताप द्वारा डिस्टर्ब भी ना हो। इसमें कैसे बढ़ाई 12 और 16 में? ऐसे बढ़ाई कि इनमें पूर्ण रूप से सहसंयोजक बंध नहीं होता, कुछ आयनिक बंध भी पाया जाता है। अब आयनिक बंध पाया जाएगा तो इनकी कठोरता बढ़ जाएगी भाई, ये चीज बताई गई है। अब क्लियर है क्या? बढ़े अब आगे? सबको क्लियर? ठीक। हेडिंग डालेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। तो देखो भाई, जो चुंबकीय गुण होते हैं सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ठोसों के में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। और हम जानते हैं परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या करते हैं? 2 प्रकार की गतियां करते हैं। हमने पढ़ा भी था पाठ 8 में, पाठ 9 में। तो वही गतियां इनका परिणाम होती। कौन कौन सी गति? कक्षीय गति और दूसरी चक्रण या अक्षीय गति। यानी अक्ष के अनुदिश हो जाए तो चक्रण गति, और कक्षा में होती है तो वो कक्षीय गति कहलाती है। इन दोनों गतियों के कारण ठोसों के चुंबकीय गुण हमें प्राप्त होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। अब डिपेंड इन दोनों गतियों पर करना है कि चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होंगे। तो इनके बेसिस पर, इन दोनों गतियों के बेसिस पर चुंबकीय गुण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, लिखना कुछ भी नहीं है, अभी सब में लिखा दूंगा। तीसरा लोह चुंबकीय, नंबर 4 लघु लोह चुंबकीय, 5वां प्रतिलोह चुंबकीय। इस बेसिस पर जो ठोसों के चुंबकीय गुण है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक बार थोड़ा थोड़ा सब में बता देता हूँ, बता करके फिर हम इनके बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे।
अगर अभी बताने में समझ में नहीं आए तो 1 बाय 1 सबको लिखेंगे, फिर दोबारा समझाऊंगा, तब और अच्छा कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखना भाई, पहले हम बात कर रहे हैं अनुसंधान। हम जानते हैं सबसे प्रमुख बात की जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वे इस गुण को दर्शाते हैं। जिनके पास क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वे इस गुण को दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसकी वजह से प्रबल चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उनके इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक ही ओर होती है, एक ही ओर होती है, तो उनके सबके आघूर्ण जुड़ जाते हैं और प्रबल चुंबकीय आघूर्ण का अनुभव करते हैं। यहाँ पर और क्या होता है, जैसे ये कोई पदार्थ है, इसको जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो रखने पर जो पदार्थ है, ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है या अपने में होकर के गुजरने देता है, इस तरह से। तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और उसका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको ये। दूसरा देखो, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में इसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें जो पदार्थ होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, प्रतिकर्षित करता है, दूर भागता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं को ये प्रतिकर्षित करने लगता है, ये पदार्थ है। और यह जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका प्रमुख गुण है, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि प्रतिकर्षित करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2। तो यहाँ क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण इस इलेक्ट्रॉन के आघूर्ण को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। जबकि अनुचुंबकीय में क्या होता है, सभी के आघूर्ण क्या होंगे, एक ही दिशा में है तो जुड़ेंगे। अतः यहाँ अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन दुर्बल रूप से करते हैं। प्रति चुंबकीय में प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भगाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉनों का प्रमुख गुण। लौह चुंबकीय पदार्थ, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है कि यह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लंबे समय तक अपनी ओर आकर्षित करते ही रहते हैं। इनमें क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक समूह, यानी सब आपस में जुड़कर एक बड़ा समूह बना लेते हैं, अलग अलग समूहों में विभक्त हो जाते हैं। उन समूहों को डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जा रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को भी आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जुड़कर अलग अलग समूह बना लेते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। और उन समूहों की उपस्थिति के कारण और उन डोमेनों की उपस्थिति के कारण उन सब डोमेनों की जो दिशा होती है वो एक ही होती है। जैसे कि एक अलग डोमेन हो गया बड़ा, ये अलग डोमेन हो गया, ये अलग डोमेन हो गया, सबकी दिशा एक ही डायरेक्शन में होती है। और इस वजह से यह प्रबल रूप से चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यह गुण कहलाता है लौह चुंबकत्व। और लंबे समय तक चुंबक की भांति व्यवहार करते ही रहते हैं। लंबे समय तक क्या करते हैं, चुंबक की भांति व्यवहार करते रहते हैं। जैसे ये एक बड़ा डोमेन है, इसमें सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पाए जाते हैं। एक ये एक और डोमेन है, इसमें भी क्या होता है, सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो पदार्थ होता है वो लंबे समय तक चुंबक बन जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जब आप हटा लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे, उसके बाद में भी वह चुंबक की तरह कार्य करता रहेगा। क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। और जो लघु लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है एक नीचे है, 2 ऊपर है तो एक नीचे, यानी यहाँ पर चुंबकत्व तो पाया जाता है लेकिन अल्प मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये अपोजिट डायरेक्शन के जो इलेक्ट्रॉन है यह ऊपर वाले के चुंबकीय आघूर्णों को कुछ मात्रा में निरस्त कर देता है। अतः यहाँ अपेक्षाकृत चुंबकीय आघूर्ण के मान कुछ कम प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं, लघु
और प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को उसका अपोजिट में जो होता है, यानी एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, आघूर्ण। पता है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ये कहलाते हैं प्रतिलोह चुंबकीय। तो सभी के टर्म समझ में आ गई क्या? बोलो बोलो भाई। टर्म समझ में आ गई क्या? सब कुछ लिखेंगे अब हम, वन बाय वन लिखेंगे और समझेंगे, सब और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपने हेडिंग डाला है ठोसों के चुंबकीय गुण, और ठोसों के चुंबकीय गुण में आप लिखेंगे चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति। स्टार पॉइंट बना के लिखो, चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति, चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति कार्य करता है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति कार्य करता है। उसका चुंबकीय आघूर्ण, उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों, उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों द्वारा उत्पन्न होता है। किसका चुंबकीय आघूर्ण? उस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों द्वारा उत्पन्न होता है। पहली, उसके मतलब इलेक्ट्रॉन के नाभिक के, उसके नाभिक के चारों ओर, उसके नाभिक के चारों ओर कक्षक या कक्षीय गति, पहली गति कौन सी है? वही कक्षीय गति जिसकी हम बात करते हैं, वही है। और दूसरा, उसका अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण, मतलब वही चक्रण गति। बस इसको ओपन करके लिख रखा है हमने बात। उसका कौन है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो चुंबकीय गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। लिख लें दोनों बिंदुओं को। अगला स्टार, अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण तथा इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण तथा उपरोक्त गतियों के कारण, उपरोक्त गतियां मतलब अक्षीय गति और चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण तथा
उपरोक्त गतियों के कारण उसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, जिसे म्यू से दर्शाते हैं। इसकी इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है। आप लोगों को 8वें 9वें चैप्टर में बताया था भाई मैंने कि बोर मैग्नेटॉन क्या है, याद है भाई? इसकी इकाई कितनी होती है? बोर मैग्नेटॉन, जिसका मान भी याद है आप लोगों को, मैंने लिखवाया था। जो एक बोर मैग्नेटॉन होता है उसका मान होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद करो, पूरा कैलकुलेट किया था हमने ये मान। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे लिख देंगे, इसी में लिख देंगे, आगे कंटिन्यू। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि, क्योंकि इसको हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं। हमें जो भी आघूर्ण हो, द्विध्रुव आघूर्ण हो, चुंबकीय आघूर्ण हो, कोई सा भी आघूर्ण हो, दिशा जरूर आएगी, अर्थात वो अदिश राशि ना होकर क्या होगी? सदिश राशि होगी, जो दिशा पर निर्भर करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है भाई, ये तो बहुत सीधा कि चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसका मान किस पर निर्भर करेगा? दिशा पर निर्भर करेगा। काफी है भाई यहां तक। आगे एक लाइन और लिख देंगे, 4 पॉइंट बदल देना। पदार्थों के चुंबकीय गुणों को निम्न 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5। तो उन 5 के नाम लिखेंगे हम। अभी लिखाया था मैंने आपको, तो चलो पहला हेडिंग डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि यहीं तक ही करेंगे आज हम, और इससे लिखना प्रारंभ अगले क्लास से कर लेंगे। अनुचुंबकीय या अनुचुंबकत्व भी कह सकते हैं, अनुचुंबकत्व या पैरा मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म। लिख लिया भाई? बताइए, यहां तक लिख लिया क्या? बहुत बढ़िया। सुनो, अब एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं जो बातें हैं मैंने बताई। जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं वो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद उस परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है, और उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 2 प्रकार की गतियों का परिणाम होता है उस इलेक्ट्रॉन के पास। कौन कौन सी? जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है वो गति, और दूसरी है इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर चक्रण गति करता है वो, वामावर्त चक्रण और दक्षिणावर्त चक्रण।
इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है अपनी अक्ष। तो इन गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और जो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है उसको हम म्यू से दर्शाते हैं, जिसकी इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है, जिसका मान 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि एक सदिश राशि है जिसका मान दिशा पर निर्भर करता है। इन सब के कारण चुंबकीय गुण 5 प्रकार के होते हैं: अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, लघु लोह चुंबकत्व, प्रति लोह चुंबकत्व। इन सबको हम ऑफलाइन कक्षा से प्रारंभ करेंगे। ये इसका बेस था चुंबकीय गुणों का, जो हमने लिख लिया है, और अनुचुंबकीय गुणों से हम प्रारंभ करेंगे। समझ में आ गई क्या बात? इसमें कुछ और पूछना हो तो बोलो।